नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, देश में एक बार फिर राजनीतिक हलचल राहुल गांधी के नाम के इर्द गिर्द दिखाई दे रही है। बीजेपी राहुल गांधी के नाम से ही, यानी कि राहुल गांधी नाम के इस शख्स को किसी भी तरह सत्ता की चौखट से दूर रखने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता किसी एक की गुलाम नहीं बनकर रह जाती। आप जानते हैं कि लोकतंत्र में जो है, सत्ता एक आदमी के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। जनता जिसे चाहती है उसे ही सत्ता तक पहुंचाती है। और फिलहाल राहुल गांधी जनता तक पहुंचते हुए दिख रहे हैं, जबकि मोदी जी जनता से दूर और खासकर उसकी दुख तकलीफों से बहुत दूर नजर आ रहे हैं। मणिपुर इसका ताज़ा उदाहरण है। मणिपुर पर अब देश ही नहीं बल्कि दुनिया में सवाल उठने लगे हैं। इसकी मिसाल आपने कल हमारे इसी कार्यक्रम में देख ली थी, सुन ली थी। मिसाल ये है कि यूरोपीय यूनियन की संसद में मणिपुर को लेकर के प्रस्ताव पारित हुआ। बीजेपी इस मसले पर मोदी जी को कुछ कहने की जगह अब भी राहुल गांधी को ही घेरने में लगी हुई है। खैर, आज बीजेपी ने किस तरह मणिपुर मसले पर राहुल गांधी पर हमला किया है, इस पर बात जरूर करेंगे। मगर उससे पहले ये जरूरी खबर आप तक पहुंचा दूं कि राहुल गांधी आज मोदी सरनेम मानहानि मामले में जो उनको सजा हुई है उसके खिलाफ अपील करने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। आपको याद होगा कि 2019 में 13 अप्रैल 2019 को कोलार में, कर्नाटक के कोलार में मोदी उपनाम को लेकर के राहुल गांधी ने एक टिप्पणी की थी। और इस मामले में 23 मार्च 2023 को, यानी इसी साल, सूरत की सीजेएम कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई। इसके बाद राहुल गांधी को संसद की सदस्यता से अयोग्य कर दिया गया था, जिसके बाद राहुल की सजा को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बरकरार रखी। और उसके बाद 7 जुलाई, यानी ठीक एक हफ्ता पहले 7 जुलाई को गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत कोर्ट की सजा को बरकरार रखते हुए राहुल गांधी की अपील खारिज कर दी थी। इसके बाद राहुल गांधी के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ था। एक हफ्ते से इस बात का ही इंतजार था कि राहुल कब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि गुजरात हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल सोनीपत के खेतों में धान बोते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों की कांग्रेस इकाइयों के साथ उनकी बैठकें चलती रहीं। दूसरी तरफ राहुल गांधी के खिलाफ केस करने वाले बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने भी 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दायर कर दी थी, और ये कहते हुए कि उनका भी पक्ष सुना जाए। खैर, अब सुप्रीम कोर्ट राहुल गांधी पर जो भी फैसला लेता है उससे उनका चुनावी भविष्य तय होगा, लेकिन सियासी भविष्य कैसा होगा ये अब भी राहुल के ही हाथों में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाकर राहुल गांधी की सजा रद्द करने का आदेश देता है या उनकी सजा को 2 साल से कम कर देता है, तो फिर राहुल गांधी की संसद की सदस्यता बहाल हो सकती है और चुनाव लड़ने का रास्ता भी राहुल गांधी का साफ हो जाएगा। और अगर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा, तब राहुल जनता के बीच जाकर अपने लिए न सही बल्कि कांग्रेस के लिए वोट मांगने का काम तो करेंगे ही। यानी किसी भी तरह से राहुल गांधी के हाथ में ही ये फैसला रहेगा कि अब वो आगे की सियासत किस तरह से करें। हालांकि इस बारे में राहुल गांधी पहले ही अपनी बात रख चुके हैं। आइए जरा सुन लेते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा था। पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन एक बार फिर सुनते हैं कि राहुल गांधी को की सजा अगर रहती है तब और नहीं रहती है तब क्या कुछ वो करने वाले हैं। साफ साफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हुए वो नजर आए थे। उसकी मिसाल एक छोटी सी बानगी आप सुन लीजिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो आई विल नॉट स्टॉप, आई विल कीप गोइंग राहुल गांधी कह रहे हैं। अभी जब राहुल गांधी सांसद नहीं हैं, तब भी जनता के बीच तो वो पहुंच ही रहे हैं। चाहे किसानों के साथ धान बोना हो या मणिपुर के राहत शिविर में शरणार्थियों की हालत जो है वो पता करनी हो, जमीन पर राहुल ही दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी तो बिल्कुल नहीं। लेकिन बीजेपी सांसद और मंत्री स्मृति ईरानी राहुल को फ्रस्ट्रेटेड यानी कुंठित राजनेता बता रही हैं।
दरअसल राहुल गांधी ने यूरोपियन यूनियन के पार्लियामेंट में मणिपुर पर आए प्रस्ताव पर ट्वीट किया कि मणिपुर जल गया। यूरोपियन यूनियन संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल ने कहें उन्हें बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया है। ये कह रहे हैं राहुल गांधी। मणिपुर जल गया, यूरोपियन यूनियन संसद में भारत के आंतरिक मामले पर चर्चा हुई, लेकिन पीएम ने इस पर एक शब्द भी नहीं कहा। इस बीच राफेल ने उन्हें बेस्टिल डे परेड का टिकट दिला दिया। ये राहुल गांधी का लिखना था कि बौखलाई हुई बीजेपी ने जवाब देने के लिए फिर से स्मृति ईरानी को उतार दिया मैदान में, जिन्होंने कहा है कि राहुल गांधी वो व्यक्ति हैं जो भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप चाहते हैं। राहुल गांधी सिर्फ इसीलिए निराश हैं क्योंकि लोगों के अस्वीकार करने के बाद बड़े बड़े रक्षा अनुबंध उनके दरवाजे पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसी बात से फ्रस्ट्रेटेड राहुल गांधी भारत की मेक इन इंडिया की महत्वाकांक्षा को ठेस पहुंचाने का कोई भी तरीका नहीं छोड़ रहे हैं। ये स्मृति ईरानी लिख रही हैं। तो दोस्तों, स्मृति ईरानी का यह जवाब असल में बीजेपी की कुंठा को दिखा रहा है, जो किसी भी तरह राहुल गांधी के बढ़ते कदमों को रोक नहीं पा रही है और न ही जनता को उन तक पहुंचने से रोक पा रही है। आपको बता दूं कि कल हरियाणा के मदीना गांव की महिला किसानों और बच्चों ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ खाना खाया। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, वहीं की ये महिलाएं हैं। ये वही महिलाएं हैं जिनके साथ दरअसल राहुल गांधी ने धान बोई थी मदीना गांव में, और सुबह सुबह साथ में उनके साथ नाश्ता भी किया था। अब बारी राहुल गांधी की थी, तो उन्होंने इन महिला किसानों को न्योता भेजा और वे सब खुशी खुशी राहुल सोनिया के घर तक आईं। इससे पहले मणिपुर के राहत शिविरों में बच्चों से किया हुआ वादा भी राहुल गांधी ने निभाया और उनके लिए पढ़ने लिखने की सामग्री उन्होंने भेजी है। दरअसल राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे थे, ये देखिए फुटबॉल, राहुल गांधी जब मणिपुर पहुंचे थे तो उन्होंने पूछा था बच्चों से कि क्या चाहिए बेटा तुम लोगों को। तो राहुल गांधी को इन्होंने कहा था मुझे फुटबॉल चाहिए, चॉकलेट चाहिए, कि लिखने पढ़ने का सामान चाहिए। तो अब राहुल गांधी का ये सामान, ये जो फुटबॉल है, चॉकलेट है या कुछ और खेलकूद का सामान है, पढ़ने की किताबें हैं, ये सब राहुल गांधी ने अपने यूथ कांग्रेस के चीफ बीवी श्रीनिवास के जरिए इन्होंने भेजा है, और वही यहाँ राहुल गांधी यानी कि भेज चुके राहुल गांधी। तो एक तरफ राहुल जब किसानों से मिलते हैं तो उनके साथ खाना खाते हैं और अपने घर भी बुलाते हैं, दूसरी तरफ राहुल जो हैं मणिपुर जाते हैं तो वहाँ भी बच्चों का ख्याल रखते हैं, जो वो कहते हैं उनकी जो मांग है, डिमांड है, वो पूरी भी करते हैं राहुल गांधी। दरअसल राहुल के जनता से और जनता के राहुल से इस जुड़ाव को बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, और यहीं से ये फ्रस्ट्रेटेड राहुल गांधी जैसे शब्दों का, सेंटेंस का प्रयोग होता है, उपयोग होता है, जो स्मृति ईरानी कर रही है। तो आइए दोस्तों, आज समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि राहुल गांधी ऑलरेडी पहुंच चुके हैं अब सुप्रीम कोर्ट। मोदी सरनेम जो यानी कि मोदी उपनाम का जो अभी मसला चल रहा है और जिसमें राहुल गांधी अब संसद से बाहर हैं, 20 तारीख से संसद का मानसून सत्र शुरू होने वाला है जिसमें राहुल गांधी नहीं दिखाई देंगे, और वो जो केस है अब सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। बहुत जल्दी राहुल गांधी पहुंच गए, क्योंकि गुजरात सूरत डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट आने में राहुल गांधी ने समय लिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आने में उन्होंने समय नहीं लिया है। ये अच्छी बात है, कम से कम पहुंच तो गए। अब आखिरी पड़ाव है, उस पड़ाव में राहुल गांधी के हाथ क्या आता है, क्या लगता है, यहाँ सजा जो है वो रद्द होती है, उनकी याचिका या खारिज होती है, ये दोनों देखना होगा कि क्या कुछ होता है। लेकिन ये सर्वोच्च अदालत और वहां फैसले की उम्मीद राहुल गांधी के तमाम चाहने वालों की। तो दोस्तों आइए न्यूज पॉइंट में यही चर्चा करेंगे कि क्या राहुल गांधी की जो राजनीति है उसका जवाब ढूंढ पाएगी बीजेपी, और फिर या तो खुद फ्रस्ट्रेशन में आकर राहुल को कुंठित बताती रहेगी बीजेपी। बहुत कुछ सुनते हैं, समझते हैं, हमारे तमाम साथियों के बीच चलते हैं, उनसे इस विषय में चर्चा करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं 5 वरिष्ठ साथी। हमारे साथ श्रवण गर्ग साहब जुड़े हुए हैं। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं और प्रोफेसर रविकांत जी हैं, दोनों प्रोफेसर साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। हमारे साथ 2 और साथी जुड़े हुए हैं, प्रशांत टंडन जी और अमलिंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत है इस्तकबाल इस कार्यक्रम में। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जुड़ने वाले हैं। दिल्ली में अभी भी पानी जो है वो कहीं 8 फीट कहीं 12 फीट, यानी वाटर लेवल कम नहीं हुआ है, और इस बीच अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कल शायद बारिश हो।
तो परिस्थितियां बदलेंगी। ये पानी पर भी राजनीति चल रही है दिल्ली में, लेकिन दूसरी सियासत जो सीधी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं बल्कि बीजेपी बनाम राहुल गांधी। आखिर बीजेपी बनाम राहुल गांधी की सियासत में कांग्रेस भी पीछे है और राहुल गांधी केंद्र में क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। रविकांत जी, राहुल गांधी अब पहुंच चुके हैं सुप्रीम कोर्ट और यहां से बातें जो हैं, चर्चा जो हैं अब दूसरी दिशा में जा रही हैं। सब बिल्कुल टकटकी लगाए बैठे हैं कि यहां क्या कुछ होता है और बहुत जल्दी फैसला आ जाएगा। देखिए 4 महीने के अंदर 23 मार्च को सजा हुई थी और ये जुलाई का महीना है। राहुल गांधी गुजरात से बाहर निकल चुके हैं। कई राहुल गांधी के चाहने वाले कह रहे थे कि चलो गुजरात से बाहर तो आ गए और उम्मीद है यहां पे। यही से जरा आपकी बात समझना चाहता हूं कि ये सजा, हालांकि कोर्ट का मामला है उसमें क्या हम बात ही करें, लेकिन इतना जरूर है कि इनके इर्द गिर्द, राहुल गांधी के इर्द गिर्द जो राजनीति चल रही है उस राजनीति का असर इस सजा पे तो पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, गुजरात तक तो दिखाई दे ही रहा है। इसलिए भी चर्चा जरूरी है। पैरेलली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो अब पेरिस से अबू धाबी पहुंच चुके और आज उन्होंने वहां उनका स्वागत सत्कार हो चुका है और बहुत सारी चीजें जो है उनका पीछा नहीं कर रही हैं, ये भी यहां रख देना चाहता हूं। जैसे पेरिस पहुंचे तो लिमोंड ने जो ऑपेड छापा वो आप सबने देख लिया, यहां तक कि बुचर ऑफ गुजरात तक कहा, उसमें लिखा हुआ था। बुचर ऑफ गुजरात कहना छोटी मोटी बात नहीं हो सकती, वो भी फ्रांस के एक अखबार में छपना, ऐसी बहुत सारी बातें वहाँ लिखी हुई हैं। दूसरी तरफ यहाँ हिंदुस्तान में जब वो वहाँ से यूएई जाते हैं तो हिंदुस्तान में उनके ही एक महान महाप्रभु असम के मुख्यमंत्री उससे पहले बीबीसी को इंटरव्यू देते हैं और उस इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे यहाँ जो भाव बढ़े हैं टमाटर के और बाकी सब्जियों के, वो इसलिए बढ़े हैं क्योंकि मुसलमानों के कारण बढ़ रहे हैं। तो यहाँ हिंदू मुसलमान लेके आ गए। तो ये प्रधानमंत्री के साथ कुछ चीजें जो साथ साथ थ्रो की जा रही हैं वो रख रहा हूं बस, और कुछ नहीं कर रहा हूं। अब सीधे आपके पास, राहुल गांधी बनाम प्रधानमंत्री या राहुल गांधी बनाम बीजेपी, और उसमें राहुल गांधी का केस। देखिए, मुझे लगता है कि ये बनाम उस तरह का नहीं है। दरअसल राहुल गांधी इस समय लोगों की इच्छाओं के केंद्र में है। जनमानस ने राहुल गांधी को अपने सिर पर उठा लिया है और जो भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, उसकी 10 साल की जो एंटी इनकम्बेंसी है, आज चरम महंगाई। अब टमाटर को आप ये कहने लगे कि मुसलमानों के कारण उसका दाम बढ़ रहा है, जैसे कोरोना के समय वो जिहाद लेकर के आ गए थे। इसको कौन स्वीकार करेगा? अरे साहब, बिचौलिए कौन है? अगर बिचौलियों के कारण ये दाम बढ़ रहा है तो ये कौन नहीं जानता है कि किस जमात के हैं वो, और ये सरकार क्यों उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती? उसमें मुसलमान है कि हिंदू है कि कोई और है, ये तो पाक साफ हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे। दरअसल वो केवल मुद्दों को भटकाना जानते हैं, वो भटकाना चाहते हैं। राहुल गांधी सही ट्रैक पर है। राहुल गांधी चाहे सोनीपत में हो, पानीपत में हो या दिल्ली की सड़कों पर, राहुल गांधी ने अपना बहुत कुछ एजेंडा क्लियर कर दिया है कि उनको जनता के बीच में रहना है, जनता की आवाज बनना है, जनता की आवाज को सुनना है। राजीव जी, मैं एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। एक राजा था, उसने अपने युवराज को निकाला कि जाइए देखिए राज कैसे चलता है, जनता कैसे व्यवहार करती है। जी। वो राजकुमार निकलता है और कुछ दिनों के बाद वापस आता है तो राजा ने पूछा कि तोता कैसे बोलता है जानते हो क्या? राजकुमार ने कहा नहीं। फिर उसको भेजा गया और ऐसे ही कई बार भेजा गया। जब आखिरी में उस राजकुमार को सांप की भी आवाज पहचान में आ गई, तब उसको राजा बनाया गया। मैं यहां राजकुमार की बात नहीं कर रहा हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ही राहुल गांधी को युवराज कहते हैं। लेकिन जब से वो भारत जोड़ो यात्रा के जरिए लोगों से मिल रहे हैं, वो लोगों की उन भावनाओं को पहचान रहे हैं बखूबी। और यही कारण है कि आज चाहे दलित मुद्दा हो, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की आवाज हो, राहुल गांधी सबके साथ जुड़ करके
और इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, सांप्रदायिक विभाजन को पाटने के लिए और इसकी संवैधानिक संस्थाओं को फिर से बहाल करने के लिए पूरे तरीके से मुस्तैद नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर यह सोचती है कि राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई, उनका घर हमने छीन लिया, तो राहुल गांधी को हम पैदल कर देंगे। राहुल गांधी जितना ही निश्चिंत होंगे और जितना ही लोगों के बीच में होंगे, वो उतना ही जनता के प्रिय होंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत बनेंगे। अगर वो जेल जाते हैं तब तो फिर जो माहौल बनेगा इस देश में, क्योंकि इस देश की जनता का इतिहास ये है कि जब भी किसी नेता के साथ इस तरह का हुआ है, उस जनता ने उसको अपने दिलों में बिठाया, राज कराया अपने दिलों में। अगर ऐसा होता है तो राहुल गांधी इस देश के लोगों के साथ सीधा जुड़ेंगे, उनकी उम्मीदें बनेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका होगी। अगर वो बाहर रहते हैं तो जो सुनने में आ रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 होगी, और जब पार्ट 2 होगी तो जो हिंदू हार्टलैंड कहा जाता है, जो उत्तर भारत है, उस उत्तर भारत की जमीन को भी वो उर्वर बनाने का काम करेंगे और जो यहां सांप्रदायिक विभाजन पैदा किया गया है, उस विभाजन को भी खत्म करने में वो कामयाब होंगे। इसलिए राहुल गांधी अब निकल पड़े हैं और उनको रोकने वाला कोई नहीं है, नरेंद्र मोदी भी नहीं और गोदी मीडिया भी नहीं। जी, नरेंद्र मोदी, गोदी मीडिया और साथ साथ मोदी जी फ्रांस में थे, जो कुछ फ्रांस में हुआ उस पर चर्चा हम कर चुके हैं, थोड़ी चर्चा बाद में और करेंगे गर्ग साहब के पास जब आएंगे तब। लेकिन आना चाहता हूं स्वामी जी आपके पास, कैसे देखा जाए यहाँ से, क्योंकि लगातार हम अभी देख रहे हैं आज दिन भर कांग्रेस की बैठकें हुई हैं, चाहे वो 6 नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के साथ बैठक हुई, संसदीय समिति की बैठक हुई जिसमें आगामी अभी जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है उसमें उसके लिए रणनीति, तमाम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा देख रहे हैं हम, और सब जगह राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी इसके साथ साथ एक केस, एक नहीं, जबकि आप याद कीजिए कि गुजरात कोर्ट ने कहा था जज साहब ने कि एक नहीं बल्कि 10-10 केसेस हैं उनके पास उनके ऊपर, और साथ साथ उन्होंने सावरकर का नाम भी ले लिया था, इसलिए भी ये याचिका खारिज होती है। अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जब पहुँचा है मामला, तो आपको क्या लगता है, थोड़ा हो सकता है कि प्रेडिक्शन या भविष्यवाणी ये सारी चीज़ें हम लोग न करें, लेकिन फिर भी गुजरात और सुप्रीम कोर्ट में फ़र्क यहाँ जनता महसूस कर रही है, इसलिए आपसे भी समझना चाहता हूँ कि आप उस फ़र्क को यहाँ फील कर रहे हैं। एक बात, दूसरी बात, और यहाँ से अगर सपोज राहुल गांधी की सदस्यता सज़ा जो है वो रद्द नहीं होती है या कम नहीं होती है, फिर कैसे आप देखते हैं सियासत को? खासकर तब हो सकता है कि राहुल गांधी को चुनावी सभा भी अटेंड करने से रोका जाए, वैसी स्थिति में देश की सियासत को। देखिए राजीव, जो प्रश्न आपने उठाया, ये प्रश्न जो है राहुल गांधी दोषी हैं या निर्दोष हैं इसका नहीं है। ये प्रश्न इस बात का है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट, जिसको हम सर माथे पे रखते हैं और जो मुख्य न्यायाधीश महोदय हैं उनको हम मानते हैं कि न्याय के वो प्रेरक हैं और प्रेरणादायक हैं, हमारी जो पूरी दृष्टि है वो इस बात पे है, क्योंकि अभी तक जो निर्णय हो रहे थे, अभी तक जो कोर्ट डिसीजन हो रहे थे वो गुजरात के अंदर हो रहे थे, तो हम समझ सकते थे कि गुजरात की अपनी एक अलग मान्यताएं हैं और उनकी अलग एक प्रतिष्ठा है। लेकिन अब जो प्रश्न है, ये कोर्ट है हाईएस्ट कोर्ट, ये है सुप्रीम कोर्ट, और चंद्रचूड़ साहब इसमें निर्णय लेंगे तो उनका जो निर्णय लेने का उस पर हमारी निगाह बड़ी क्लोजली रहेगी और हमारी जो पूरी देश की न्याय की प्रतिष्ठा है। क्योंकि देखिए 2-3 प्रश्न है राजीव जी। पहला ये कि अगर उन्होंने राहुल गांधी को दोषी माना तो इसका मतलब वो एक मानदंड स्थापित करेगा, एक मापदंड स्थापित करेगा कि अगर ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर कहने पे किसी आदमी को इतना गंभीर दंड मिल सकता है, तो इसका मतलब यह है कि वो एक मापदंड वो स्थापित करेगा। अच्छा, दूसरी घटना आप देखिए राजीव जी, जिसका आपने संदर्भ लिया, पीएमके जैसी पार्टी जो एनडीए का पार्ट है, अगर कह रही है कि यूसीसी देश की एकता अखंडता के खिलाफ है, इसका मतलब क्या है? जरा इसका विश्लेषण कीजिए। इसका विश्लेषण यह होता है कि जो देश का पूर्वोत्तर है, जिसमें नागालैंड है, मणिपुर है, मेघालय है, मिजोरम है, जो पूरी तरह से यूसीसी के खिलाफ है,
इसका मतलब यह है कि दक्षिण के राज्य भी जिसमें पीएमके जो एनडीए का पार्ट है, अगर वो यूसीसी के खिलाफ है, इसका मतलब यह है जो अभी तक हम समझते रहे कि सत्ता पक्ष देश को खंडित करना चाहता है, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है, तो इसका मतलब यह है कि जो हिंदी हार्टलैंड है केवल ये भारत उसको समझते हैं, ये पूर्वोत्तर को भी नहीं समझते, ये दक्षिण को भी नहीं समझते। तो वास्तविकता में ये भारत की एकता और अखंडता का प्रश्न है। और तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को यह भी निर्णय लेना पड़ेगा कि उस आदमी को अगर ये जनता के बीच में जाने से रोकेंगे, राजीव जी, आपने कभी सोचा सुना आज तक? आपने उड़ीसा के एक प्रवक्ता को देखा होगा जो बड़े मोटे हैं और बड़े तरोताजा हैं, वो किसी गरीब के घर खाना खाने गए और गरीब का पूरा खाना खा गए और उस गरीब के बच्चे जो हैं तकते रहे, देखते रहे कि उनके लिए कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। ये वो राहुल गांधी है जो भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति है जो उन महिलाओं को जिनके गांव में जाके उनका खाना इन्होंने खाया था, उस ऋण से उऋण करके अपने घर में उनको भव्य भोजन कराया। और महिलाओं ने कहा कि हम लोग जिस खाने को तरस जाते हैं, जो हम केवल रोटी खाते हैं, आज हमने टमाटर भी खाया। तो मोदी जी के शासन में टमाटर खाना भी वैभव और संपदा का एक द्योतक हो गया है। और जो लोग, मैंने सुना है, इनकम टैक्स उन लोगों पर निगाह रख रही है जो 2 किलो से ज्यादा टमाटर खरीद रहे हैं। इसलिए आपसे और आपके श्रोताओं से मेरा निवेदन है, आधा किलो से ज्यादा टमाटर अगर खरीदते हुए पकड़े गए तो इनकम टैक्स की रेट आपके यहाँ भी हो सकती है। जी, ये वही महिलाएं हैं जिन महिलाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, जो महिलाएं आई थीं राहुल गांधी सोनिया गांधी के घर, क्योंकि राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ रह रहे हैं इस वक्त। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, ये तमाम नेता वहाँ मौजूद थे। और राहुल गांधी के इनविटेशन पर ये महिलाएं आई थीं जो राहुल के घर कल दोपहर का भोजन करके गई हैं। और इन लोगों ने राहुल गांधी को मदीना गांव में जब राहुल पहुंचे थे धान बोने के लिए, धान रोपने के लिए, तो इन्होंने सुबह का नाश्ता करवाया था। सुबह के नाश्ता के बदले राहुल गांधी ने भरपेट भोजन करवाया और साथ में टमाटर भी खिलाया। टमाटर की बात ज़रूर हो रही है यहाँ पे। आना चाहता हूँ प्रशांत टंडन जी आपके पास, और आपसे ज़रा समझना चाहता हूँ कि ये रणनीति और देश की सियासत, और उसमें भी जो कुछ, क्योंकि अब देखिए आज 15 तारीख है, 16, 17 तारीख से 17 और 18 तारीख को बहुत अहम बैठक है। और बैठक सिर्फ बेंगलुरु में नहीं है, बैठक दिल्ली में भी है। 18 तारीख को उधर बेंगलुरु में विपक्षी दलों की बैठक है और इधर 18 तारीख को ही दिल्ली में एनडीए की बैठक है। तो ज़ोरदार मुकाबला होगा। किस पार्टी में कितने, मतलब किस टीम में कितनी पार्टियां आई हैं, ये भी उस दिन देखने को मिलेगा जब 18 तारीख की शाम को हम लोग बैठेंगे न्यूज़ पॉइंट करने के लिए। लेकिन उससे पहले इधर जो कुछ हो रहा है उसमें राहुल गांधी का सुप्रीम कोर्ट पहुँचना, ये क्या मायने रखता है इस सियासत में? जल्दी पहुंचे हैं राहुल गांधी, ये भी। और लोग कह रहे थे कि, क्योंकि आप याद कीजिए जब हाई कोर्ट पहुंचने का था तो लोग पूछ रहे थे कि हाई कोर्ट क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं। और हाई कोर्ट पहुंचे तो उसके बाद हाई कोर्ट से सजा के बारे में कोई फैसला क्यों नहीं आ रहा है, इसमें भी 64 या 66 दिन का वक्त गुजर चुका था। अब पहुंचे हैं समय से। क्या अब एक हड़बड़ी में कांग्रेस भी दिखाई दे रही है? क्या यहाँ से एक चुनावी मोड में कांग्रेस आ चुकी है? क्योंकि आज 3 अहम बैठकें हुई हैं कांग्रेस की। एक यूसीसी पे भी बैठक हुई है, एक बैठक संसदीय समिति की हुई है जिसमें आगामी संसद के सत्र में क्या कुछ करना है उस पर, और तीसरी बैठक पूर्वोत्तर के 6 राज्यों के साथ हुई है। तो बहुत अहम बैठक। और इन सब के बीच आप देखिए अगर ट्विटर पे, तो राहुल गांधी लगातार हमलावर हैं, चाहे वो मणिपुर का मामला हो, चाहे वो मध्य प्रदेश में पटवारी नियुक्ति का मामला हो, परीक्षा का मामला, तमाम मसलों पे राहुल गांधी मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। आपकी टिप्पणी? राजीव जी, पहले सुप्रीम कोर्ट में जो राहुल गांधी गए हैं, देखिए वो बहुत मामूली केस है ये डिफेमेशन का, और हम लोगों ने न जाने कितनी बार ये झेला है, देखा है, और कभी गए भी नहीं कोर्ट, वकीलों के मार्फत ही उसको रफे दफे कराया। कुछ दिन पहले भी हम दोनों के पास एक नोटिस आया था, जवाब दे दिया गया उसका। तो ये बड़ी आम बात है। और इसमें इतनी बड़ी सज़ा होना, देखिए सुप्रीम कोर्ट को कुछ चीज़ें तय करनी है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला देश का कानून है, नज़ीर बनता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो गुजरात हाई कोर्ट ने किया है, तो राजीव जी ये इस देश की लोकतंत्र को खत्म करने का एक दरवाज़ा खुल जाएगा। जो भी सत्ता में आएगा
और उसको जो भी चुनौती देता हुआ नेता दिखाई देगा, वो उस राज्य में जहां की पुलिस और अदालत को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहां मुकदमा करके 2 साल की सजा करा के उसको निपटवा देगा, जी पार्लियामेंट में ही नहीं रहने देगा। तो पार्लियामेंट में स्पीकर सस्पेंड करा देना, पार्लियामेंट में बोलने न देना, पार्लियामेंट में शोर मचाना, अब उसका एक दूसरा रास्ता खुल गया कि पार्लियामेंट से ही बाहर कर दो। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें न केवल राहुल गांधी को राहत देनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एक नज़ीर तय करनी चाहिए, और खासकर गुजरात की अदालतों के लिए, क्योंकि गुजरात के फैसले में कई बार यहाँ पे कह चुका हूँ आपके कि गुजरात के फैसले सब एक दिशा में होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को की जुडिशरी का हेड है, तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि गुजरात की अदालतों में दिक्कत क्या है, क्यों वहाँ के जज सब एक ही तरीके के फैसले करते हैं, क्यों वहाँ लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। तो पहली बात। दूसरी बात यह कि देखिए वो बहुत ही मामूली केस, जैसा मैं कह चुका हूँ, और हेमंत प्रक्षक जो जस्टिस हेमंत प्रक्षक, जिन्होंने 2 महीने से भी ऊपर लगाया ये फैसला लिखने में, और पहली बार मैंने राजीव जी देखा कि कंप्लेंट को नज़ीर के तौर पे जजमेंट में लाया गया। कंप्लेंट को, यानी जिस पे अभी ट्रायल भी नहीं है, जिस पे ट्रायल का कोई ऑर्डर नहीं है, उसको उन्होंने जजमेंट का हिस्सा बना दिया। ऐसा जजमेंट मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। तो इतना कमज़ोर जजमेंट है, इस पे भी सुप्रीम कोर्ट को कि जजमेंट कैसे लिखे जाएं, नज़ीरें कैसे दी जाएं, इसका भी कोई सबक सुप्रीम कोर्ट को जज साहब को देना चाहिए, जो गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस हेमंत प्रक्षक है, क्योंकि उन्होंने बड़े भारी लेक्चर तो दे दिए, भाषण दे दिए जी। तो वो भाषण, उनके भाषण सब एक तरफा हैं। आज भी एक मंत्री द्वारा राहुल गांधी को फ्रस्ट्रेटेड डायनेस्ट कहा गया है। तो अब उन जज साहब के भाषण को याद कीजिए जो उन्होंने कहा था। क्या स्मृति ईरानी का ये जो बयान है, जो ट्वीट है, वो जज साहब के भाषण के अनुरूप है जो उन्होंने अपने जजमेंट में लिखा है? क्या वो सुओ मोटो लेंगे स्मृति ईरानी के खिलाफ? लेना चाहिए अगर उनको उनके जजमेंट की अवहेलना हो रही है तो। दूसरी चीज राजीव जी, इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ है, जिस तरीके से बाकी विपक्षी दलों क्या हो रहा है, किस तरह से शिवसेना तोड़ी गई, किस तरीके से एनसीपी तोड़ी गई, किस तरीके से तमिलनाडु के मंत्री को गिरफ्तार किया गया, ये जो पूरा सिलसिला चल रहा है, 90-95% जो सीबीआई और ईडी के केसेस हैं वो केवल विपक्षी पार्टियों के नेताओं के ऊपर हैं। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा कि भाई तीसरी बार के बाद अब तो मत दो उनको। मन लग रहा था कि वो मतलब जीवन पर्यंत वो ईडी के डायरेक्टर रहेंगे, एसके मिश्रा। तो अब सुप्रीम कोर्ट को इसलिए ली मॉन्ड लिखता है, इसलिए न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है, इसलिए 75 सांसद अमेरिका के जो बाइडेन कहते हैं कि मोदी जी से लोकतंत्र के बारे में सवाल पूछिए, इसलिए यूरोपियन यूनियन और दुनिया भर के लोग लिखते हैं। या वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के तमाम सारे बुद्धिजीवी, हमारे देश के संपादक, बहुत थोड़े से लोगों को छोड़ दीजिए, इन सब मामलों में शांत हैं। या वो डर गए या कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं या बेईमान है जी। तो ये इतनी असाधारण स्थिति है देश की। मैंने तो नहीं देखा इमरजेंसी के बाद से अब तक कि इतनी असाधारण स्थिति हो कि लोग लिखने बोलने में भी डरने लगे। तो सुप्रीम कोर्ट को बहुत सारी चीज़ें तय करनी है एक इस फैसले से कि कैसे न्यायपालिका, और एक संदेश जाए पूरी दुनिया भर में। मुझे लगता है राजीव जी कि मानसून सेशन 20 तारीख से है, एक हफ्ता है लगभग मानसून सेशन में। इसी मानसून सेशन में राहुल गांधी हो सकता है कि वापस आ जाए।
लोकसभा। जी, ये बहुत बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि इसी मॉनसून सेशन में शायद राहुल गांधी वापस आ जाएं, और राहुल गांधी को क्या बीजेपी वापस आते देखना चाहती है। उसी लोकसभा में राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था वो ऐतिहासिक हो गया, और बार बार उस भाषण का जिक्र होता है, क्योंकि उसके बाद से राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया। और राहुल गांधी जब ब्रिटेन पहुंचे तो वहां पर उन्होंने जो भाषण दिया था उसको लेकर के दो गुट, यहाँ एक तरफ राहुल गांधी को बोलने दो और दूसरी तरफ राहुल गांधी माफ़ी मांगो, इसके नारे लग रहे थे, आप लोग याद कीजिए। और ज़्यादा पुरानी बात नहीं, बात जो है वो मार्च अप्रैल की है, बजट सेशन की बात है। तो और राहुल गांधी ने, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है, कि 6 फरवरी को भाषण दिया था, और जिसमें उन्होंने अडानी का जिक्र किया था और मोदी जी से पूछा था कि आपके रिश्ते क्या कहलाते हैं। आना चाहता हूं गर साहब आपके पास। बात राहुल गांधी की आज इसलिए हो रही है क्योंकि पिछली दफ़ा जब हम और आप बात कर रहे थे तो उस दिन राहुल गांधी की सज़ा के खिलाफ जो राहुल गांधी गए थे हाई कोर्ट में, वो याचिका जो दायर की थी वो खारिज हो गई थी। अब फिर से एक नई याचिका है, सुप्रीम कोर्ट में है, और यहीं पहुंचना भी था राहुल गांधी को। लोगों को इंतज़ार था कि कब पहुंचते हैं, और पहुंच गए राहुल गांधी। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि हमारे साथ उसी ब्रेकिंग न्यूज़ जब हम लोग कर रहे थे तो संजय हेगड़े साहब, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर हैं, उन्होंने कहा था कि बहुत जल्दी, शायद एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाए राहुल गांधी, और पहुंच भी गए राहुल गांधी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट भी ये उम्मीद कर ही रहा होगा, और यहाँ के जब वकील कर रहे हैं। तो सवाल यहाँ पर दूसरा है, सवाल ये है कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, यहाँ फ्रांस जाते हैं, फ्रांस में जो कुछ हुआ आपने देख लिया। लेमोन जैसा अखबार अगर लिखता है, सीधा का सीधा ऑपेड, आप भी पढ़े होंगे, अब बहुत ही एग्रेसिव, और उन शब्दों का इस्तेमाल, जिन शब्दों का इस्तेमाल शायद हिंदुस्तान में अब तो ना करे कोई, लेकिन उन शब्दों का, और उस जगह पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उसी फ्रांस में, इसको दूसरे नज़रिए से भी देखें तो ये तो कहा जा सकता है कि हाँ, फ्रांस में जो पत्रकारिता है वो आज भी शायद जिंदा है। हो सकता है कि ये बात कई लोगों को बुरी लगे, लेकिन हमारे देश में शायद आज फ्रांस के राष्ट्रपति आए या कोई और दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष आए और इस ढंग का एडिटोरियल अगर कोई अखबार, बड़ा अखबार लिखे तो यहाँ बवाल मच जाएगा, लेकिन वहाँ बवाल नहीं मचा। यानी कहीं ना कहीं स्वतंत्रता इतनी है, और इसी स्वतंत्रता को लेकर के, इसी आज़ादी को लेकर के, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस में यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधिमंडल हो, सांसद हो पार्लियामेंट में, जिन लोगों ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो बहुत खतरनाक है, वो भी भारत के लिहाज से अच्छा नहीं है। कैसे देखा जाए, विश्व गुरु बनने के चाहत रखने वाले प्रधानमंत्री, या वो रखें ना रखें, उनके जो मोदी जी के जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके भक्तगण हैं, वो चाहते हैं कि मोदी जी विश्व गुरु बन जाएं। और कई लोग बोलते हैं टमाटर कितना भी महंगा जाए उससे क्या लेना देना है, लेकिन विश्व गुरु तो हैं हमारे मोदी जी। जब विश्व गुरु यहाँ से वहाँ जाते हैं तो उनका पीछा कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें करती हैं जो हिंदुस्तान में, या उनको साथ देने वाले, उनका समर्थन करने वाले लोग जो हैं उनको पीड़ा देती हैं। यहाँ से समझना चाहता हूँ भारत की जो डिप्लोमेसी है, भारत की विदेश नीति है, और उसमें जब राहुल गांधी बोलते हैं तो राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड राजकुमार कहलाते हैं। कैसे देखा जाए इसको, थोड़ा आपकी व्याख्या इस पे चाहता हूँ। राजीव जी, जो ये फ्रेंच अखबार है द लमोंद, ये इसका सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, 5 लाख के करीब है। दोपहर का अखबार है, फ्रांसीसी भाषा में है, पर ये दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में है। और फ्रांस की जो आबादी है वो भी ज़्यादा नहीं है, 7 करोड़ के करीब है। अगर फ्रांस की आबादी 140 करोड़ होती तो आप मानिए कि इसका सर्कुलेशन 1 करोड़ मान लेते आप। तो आप हमारे देश में 1 करोड़ के सर्कुलेशन का कौन सा अखबार है वो जरा बताएं। कोई नहीं। और ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध अखबार है लमोंद। आपको फ्रांस में, पेरिस में अगर आप जाएं तो आपको हर जगह लमोंद दिखेगा। ये बड़े, आप सोचिए थोड़ा सा कि जिस समय अमेरिका में थे प्रधानमंत्री जी, उस समय जब वो व्हाइट हाउस में वो बाइडेन के साथ बात कर रहे थे
जी। बाइडेन की पार्टी के और पूर्व राष्ट्रपति ओबामा सीएनएन पर इंटरव्यू में उनकी आलोचना कर रहे थे इसी मुद्दे पर। जिस समय प्रधानमंत्री फ्रांस में हैं और बात कर रहे हैं राष्ट्रपति से, मैक्रोन से, यूरोपियन यूनियन उनके खिलाफ प्रस्ताव पास कर रही है। भारत का और भारत के प्रधानमंत्री का इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है। और स्मृति ईरानी का संबंध फिल्मों से है, वो टीवी सीरियल में रही हैं, बहुत प्रसिद्ध अभिनेत्री रही हैं। वो राजनीति को भी सीरियल की तरह लेती हैं और वो पूरे डायलॉग्स भी उनके ऐसे होते हैं कि जैसे किसी फिल्म में और किसी सीरियल में बोल रही हैं। वो कहती है इंटरनल मैटर है। उनसे पूछना चाहिए कि जब भारत का प्रधानमंत्री ह्यूस्टन में 50,000 लोगों की रैली में, जिसमें अधिकतर भारतीय हैं, जब कहता है कि अब की बार फिर ट्रंप सरकार, तो क्या वो अमेरिका के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है? वो क्यों जितवाना चाहता है ट्रंप को? क्या भारत में अगर लोकतंत्र समाप्त हो रहा है और धार्मिक आजादी खत्म हो रही है और मणिपुर को लेकर जिसके बारे में एक शब्द भी प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, और दुनिया के देशों में चिंता है, मिजोरम में भयानक चिंता है। वहां के मिजोरम के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है मणिपुर की घटना पर। वहां 50,000 से ज्यादा मणिपुर के लोग पहुंच गए हैं शरण लेने के लिए, और 100-150 लोग मारे गए हैं मणिपुर में, और 250 से ज्यादा चर्च जलाए गए हैं। और पूरा का पूरा मामला एक नए सिरे से सामने आ रहा है कि ये वास्तव में क्या मामला है। ये हिंदू वर्सेस ईसाई है कि कुकी वर्सेस मेती है, क्या है? जी। तो क्या करना चाहिए भारत में अगर ऐसे इस तरह की आग लगी हुई हो, सांप्रदायिकता में झुलस रहा हो देश, तब दुनिया के मुल्कों को क्या करना चाहिए? पूछना चाहिए स्मृति ईरानी से इस देश को। देखिए राजीव जी, ये तो दुनिया की जो लोकतंत्र हैं वो अब चुप नहीं बैठने वाले हैं। वहाँ की जो जनता है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने देखा कि रफाल को लेकर जिस तरह की चीज वहाँ अदालतों में चल रही है, जांच चल रही है, और बोफोर्स को लेकर जिस तरह की जांचें स्वीडन में हुई थी, ये दुनिया के जो लोकतंत्र है वहाँ मतलब तानाशाही हुकूमतों के लिए कोई सम्मान नहीं है। और जो स्मृति ईरानी बात कर रही हैं वो एक ऐसी हुकूमत की तरफदारी कर रही है जो तानाशाही राज की तरफ बढ़ना चाहती है। दुनिया की नजर इस समय केवल भारत की नहीं, भारत के 140 करोड़ लोगों की नहीं, और सुप्रीम कोर्ट को पता है कि पूरी दुनिया की नजर इस समय सुप्रीम कोर्ट पर है। ये आप मानकर चलिए कि दुनिया के जो 700-800 करोड़ लोग हैं, उसमें से जितने प्रजातंत्र हैं और प्रजातंत्र नहीं है उनमें भी, मतलब चीन भी शामिल कर लीजिए, रूस भी कर लीजिए, वो देख रहे हैं कि भारत किस तरफ जा रहा है। वो तय करेंगे, भारत की दिशा तय करेंगे, भारत के लोकतंत्र की दिशा इससे तय करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला राहुल गांधी के मामले में क्या होता है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र किस दिशा में जाएगा या नहीं जाएगा, ये उसकी गारंटी, आखिरी गारंटी है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जैसा इन्होंने कहा प्रशांत जी ने, और मेरा भी कोई 40-50 साल का अनुभव है पत्रकारिता में कि डिफेमेशन के 50 मामले हुए हैं, हम कोर्ट में पेश हुए हैं। कभी इस तरह का मामला देखा नहीं गया। इसमें डिफेमेशन जो हो रहा है इस देश की जनता का हो रहा है, इस देश के लोकतंत्र का हो रहा है राजीव जी।
मोदी सरनेम का नहीं हो रहा है। और सुप्रीम कोर्ट की तरफ इस नजर से देखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की लोकतंत्र के प्रति क्या टिप्पणी है। हम राहुल गांधी के प्रति टिप्पणी को नहीं देख रहे हैं। वो गुजरात की अदालतों के फैसले और उनके नजरिए को लेकर जो उन्होंने कहा है कि प्योरिटी होना चाहिए राजनीति में और कैरेक्टर की बात कही है, तो वो प्योरिटी और कैरेक्टर किससे मांग कर रही है गुजरात की अदालतें? ये बहुत बड़ा फैसला है राजीव जी। ये अयोध्या में राम मंदिर बनने से भी बहुत बड़ा फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट को देना है, जो कि नजीर कायम करेगा इस देश में आप कुछ बोलने की हैसियत रखते हैं कि नहीं रखते हैं। अगर राहुल गांधी को जेल की सजा बरकरार रहती है तो मान लीजिए कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये एक आदमी की जेल का मामला नहीं है। मैं एक बात कहना चाहता हूं राजीव जी, राहुल गांधी को जेल के बाहर रखना इस सरकार के, इस भारतीय जनता पार्टी के हित में होगा। मैं लोकतंत्र की बात नहीं कर रहा हूं। लोकतंत्र में तो इस सरकार का यकीन ही नहीं है। मैं इस सरकार के अस्तित्व के लिए कह रहा हूं, इसकी जो राज्यों में हुकूमतें हैं उसके लिए कह रहा हूं कि राहुल गांधी का इस समय बाहर रखना, बाहर होना सड़कों पर, और उस आदमी के द्वारा जिस तरह की मोहब्बत की बात की जा रही है, सांप्रदायिकता के खिलाफ बात की जा रही है। आप जरा कल्पना कीजिए राजीव जी, ये रविकांत जी बैठे हैं, ये बताएंगे, पसमानदा मुसलमानों के दिल जीतने के लिए स्नेह यात्रा की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। करोड़ों की आबादी है पसमानदा मुसलमानों की इस देश में। क्यों कर रहे हैं? चुनाव जीतने के लिए कर रहे हैं। वो जो सड़कों पर मॉब लिंचिंग में मारे गए थे, गोमांस की तस्करी में मारे गए थे, रेल के डिब्बों में जिन पर हमले हुए थे, जानवरों को ले जाते समय जिनको मारा गया था, वो लोग कौन थे? वो गरीब मुसलमान था। भोपाल में प्रधानमंत्री कहते हैं पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं। प्रधानमंत्री को तो सबसे पहले उन लोगों के परिवारों से माफी मांगनी चाहिए जिन लोगों के बच्चों को मारा गया, जिन लोगों के परिवारजनों को मारा गया है। एक शब्द नहीं निकला है भर्त्सना का प्रधानमंत्री के मुंह से आज तक। सबसे बड़ी तकलीफ जो है प्रधानमंत्री को या भारतीय जनता पार्टी को यह है राजीव जी कि राहुल गांधी ने बिना किसी कोशिश के जनता की आत्मा में प्रवेश कर लिया और 9 साल की जो मेहनत इस पूरे के पूरे सरकारी तंत्र ने एक प्रधानमंत्री की छवि को खड़ी करने में लगाई थी, उसको एक झटके के साथ इस आदमी ने ध्वस्त कर दिया। यह तकलीफ है कि अपने आप को राहुल गांधी ने, वो बहुत परेशान है भारतीय जनता पार्टी और मोदी की, उनका विकल्प कैसे पैदा हो गया इस देश में। दुनिया को एक नया नेता कैसे मिल गया। तो ये जो चल रहा है राजीव जी, ये हमको प्रतीक्षा करनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट में यकीन तो करना ही चाहिए
क्योंकि इसलिए करना चाहिए कि अगर इस देश में लोकतंत्र नहीं रहेगा तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं रहेगा। बिल्कुल। राहुल गांधी का बाहर रहना सुप्रीम कोर्ट के रहने की एक चौथे स्तंभ या तीसरे स्तंभ पर रहने की न्यायपालिका की गारंटी है। तो ये जो फैसला होने वाला है सुप्रीम कोर्ट का, वो राहुल गांधी के खिलाफ नहीं होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट अपने खुद के बारे में फैसला करने वाली। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं जी। जी बिल्कुल। अभी मैं इतना ही सुप्रीम कोर्ट अपने बारे में गर्ग साहब और कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट अपने अस्तित्व के बारे में फैसला करने वाली है, देश की अदालतों के बारे में फैसला करने वाली है, देश के वो करोड़ों लोग जो जेलों में बंद हैं, अंडर ट्रायल्स हैं, बिना मुकदमे के पड़े हुए हैं, उनके बारे में करने वाली है। और वो जो लाखों लोग जो अभी बाहर हैं, जिनको ये हुकूमत किसी भी समय पकड़कर बंद कर सकती है, जिनको धमकाते हैं प्रधानमंत्री भोपाल में कि जेलों में डाल दूंगा, ये उनके बारे में फैसला करने वाली है। ये फैसला राहुल गांधी के बारे में नहीं हो रहा है। देश को पता होना चाहिए कि ये फैसला राहुल गांधी एक आदमी के बारे में नहीं हो रहा। आपने बता दिया है कि राहुल गांधी ने अपने बारे में क्या कहा है, मुझे जेल में डाल दीजिए, निकाल दीजिए, कुछ भी। तो सुप्रीम कोर्ट अगर कोई ऐसा फैसला करती है कि राहुल गांधी के खिलाफ जो गुजरात की अदालतों ने कहा वो सही है, तो हमको मान लेना चाहिए कि अब कुछ बचा नहीं है देश में, और राहुल गांधी को भी लड़ाई कैसे लड़ना है, कांग्रेस को कैसे लड़ना है, विपक्ष को कैसे लड़ना है और देश को कैसे लड़ना है, वो फिर नए सिरे से तय करना पड़ेगा। और उसका फैसला स्मृति ईरानी के भरोसे या स्मृति ईरानी के हाथ में नहीं छोड़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी ने पहले ही बता दिया है कि मुझे अंदर रखो या बाहर रखो। जरा सुन लेते हैं। और अब जो फैसला करना है वो सुप्रीम कोर्ट को, अपने अस्तित्व का फैसला, इस देश के 140 करोड़ जनता का फैसला। और अगर ये फैसला राहुल गांधी के खिलाफ जाता है तो फिर आगे क्या कुछ होगा। तो बहुत कुछ जो है वो सब कुछ, बहुत कुछ नहीं सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं राहुल गांधी जो मोदी सरनेम को लेकर के उनको सजा हुई है 2 साल की, उस सजा के खिलाफ जो याचिका उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में दायर की थी, उस याचिका को गुजरात हाई कोर्ट के जज साहब हेमंत प्रच्छक, जिनका नाम है जज जस्टिस हेमंत प्रच्छक, उन्होंने उसे खारिज कर दिया था। अब राहुल गांधी आज पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ है, कैसे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर उम्मीदों की नजरें जो हैं टिकी हुई हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो गर्ग साहब यहां कह रहे हैं कि ये फैसला राहुल गांधी का नहीं फैसला, ये फैसला जो है वो खुद सुप्रीम कोर्ट का भी है, और ये इतना बड़ा फैसला होगा कि आप इसकी उम्मीद या इसकी तुलना राम मंदिर के फैसले से भी नहीं कर सकते, क्योंकि राम मंदिर का फैसला जो था उससे भी बड़ा फैसला ये है। ये 140 करोड़ जनता का फैसला है। राम मंदिर का फैसला एक ग्रुप का फैसला था, एक समूह का फैसला था, लेकिन यह फैसला जो राहुल गांधी के ऊपर होगा वो हमारे आपके हर सब के ऊपर होगा। और बहुत सही कह रहे हैं, कितने सारे केसेस हम लोग रोज झेलते हैं। मेरे ऊपर अभी कम से कम 15 केसेस चल रहे हैं गर्ग साहब, और वही सारे केसेस हैं जो मानहानि के केसेस। एक केस के बारे में अभी प्रशांत टंडन जी बता ही चुके। अखबार में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर दूसरे दिन एक नोटिस भेज दिया करते हैं। तो ये सब चलता है, लेकिन क्या हर केस के लिए आपको सजा हो जाएगी? लेकिन राहुल गांधी पहला केस, और पहले केस पे उनको 2 साल की सजा हो गई और बाहर हो गए। तो कहीं ना कहीं राजनीति से, सियासत से ये जुड़ा हुआ मामला है। राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था जरा फिर से एक बार सुन लेते हैं, और फिर सीधा आना चाहते हैं अमलेंदु उपाध्याय जी के पास, और उनसे भी समझना चाहते हैं बहुत एक डायरेक्शन जो दिया है गर्ग साहब ने कि ये फैसला जो है, यानी कि अब पूरी की पूरी नजरें सबकी, और नजरें हमारी टिकी हों जरूर सुप्रीम कोर्ट की तरफ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की खुद की नजरें, खुद की निगाहें भी खुद के फैसले पर होंगी कि कल को एक नजीर बनेगा यह फैसला। लेकिन उससे पहले
सुनते हैं राहुल गांधी ने अपने बारे में, अपने फैसले के बारे में कि मेरे बारे में फैसला आए या ना आए मैं क्या करूंगा, और जो कुछ कर रहे हैं उसमें कुछ महिलाओं को आप उनकी तस्वीरें तो अभी थोड़ी देर पहले देख ही रहे थे, फिर से देखेंगे। पहले राहुल गांधी सुनिए। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा, किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। चाहे मुझे सदस्यता मिले ना मिले, मैं अपना काम करूंगा। अगर ये मुझे परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा, अगर मुझे रीइंस्टेट कर दें तो भी मैं अपना काम करूंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं पार्लियामेंट के अंदर हूं या बाहर हूं, कहां हूं। मैंने आपसे कहा मुझे अपनी तपस्या करनी है, मैं उसको करके दिखाऊंगा। डिस्क्वालीफाई मी फॉर लाइफ, पुट मी इनसाइड जेल, आई विल कीप गोइंग, आई विल नॉट स्टॉप। तो ऐसे देखा जाए तो राहुल गांधी ने अपना फैसला सुना दिया है कि मेरे बारे में आप आइए या मेरे खिलाफ आइए, मैं जो करना है वो करूंगा, और कर भी रहे हैं। ये बात उनकी जो बात है, ये बात उनकी आज की नहीं है, ये बात मार्च की है। लेकिन मार्च से लेकर के जुलाई का आधा महीना जा चुका है और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नजरें हैं, निगाहें, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। कैसे देखा जाए, अमलिंदु उपाध्याय जी कैसे देखते हैं आप, कितना ज्यादा प्रेशर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है? अब एक जज के पास जाता है ये मामला, एक ही जज के पास जाएगा, केस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा केस है उस हिसाब से भी। लेकिन कैसे देखते हैं आप? चलिए अमलिंदु जी। राजीव जी, अब ये केस चाहे एक जज के पास जाए और चाहे 20 जजों के पास जाए, इस केस पे सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं और हमारी न्यायपालिका के ऊपर भी सारी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अगर अमेरिकी सरकार का एक मंत्रालय जो ये कहता है कि हम इस मसले को नज़दीक से देख रहे हैं, इस पर वाच कर रहे हैं, तो समझा जा सकता है कि सारी दुनिया इस मसले को देख रही है कि भारत के अंदर कानून की क्या व्यवस्था होगी। जस्टिस हेमंत प्रेक्षक साहब ने तो अपना फैसला सुना दिया सावरकर को लेकर के, सावरकर को वीर घोषित कर दिया उन्होंने। राहुल गांधी को कायर और गद्दार कुछ भी कह लीजिए, घोषित किया हो या ना किया हो, लेकिन सावरकर को उन्होंने वीर घोषित कर दिया उस फैसले में। अब जो है ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट पहुंचा राजीव जी, तो भारत के सुप्रीम कोर्ट को अब ये साबित करना है कि उसके ऊपर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट होने जैसे दबाव नहीं है जो सब पाकिस्तान में चल रहा है। पाकिस्तान में समय क्या चल रहा है? पाकिस्तान में भी यही चल रहा है कि पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश देता है, सरकार कहती है हम नहीं मानते इसको, हम नहीं मानती है। तो क्या भारत जो है वो पाकिस्तान के रास्ते पे जा रहा है? सावरकर के जो गुरु थे जिन्ना साहब, जिनका बनाया हुआ पाकिस्तान है, तो क्या उसी रास्ते पे भारत जाएगा? मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस पे फैसला करना है, राहुल गांधी की सजा पे कोई फैसला नहीं करना है सुप्रीम कोर्ट को। दूसरी बात राजीव जी ये है कि जो भक्तगण जो है जस्टिस चंद्रचूड़ को ट्रोल कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जो उन जस्टिस साहब को ट्रोल कर सकते हैं जिन्होंने नुपुर शर्मा के ऊपर कुछ टिप्पणी कर दी थी, हालांकि वो सब समझे जाते हैं कि वो दूसरी तरफ खेले गई थे, लेकिन वो नुपुर शर्मा पर कुछ सख्त टिप्पणी कर दी थी, तो उनको भक्तों ने ट्रोल किया था। तो अब देखना यह है कि ये ट्रोलबाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट को हावी रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है वो जो है एक सही फैसला सुनाता है। तो अब बहुत सी चीजें राजीव जी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तय होंगी कुल मिलाकर के। बहरहाल अब राहुल गांधी को सजा होती कि नहीं होती है, इसमें भी बहुत सी चीजें होंगी। जैसा कि प्रशांत जी ने कहा कि नजीरें जो बनती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश नजीर बनते हैं, तो वो नजीर कैसी बनती है ये देखना होगा। मुझे जो लगता है राजीव जी, अगर सुप्रीम कोर्ट जो है न्याय करता है और फैसला सुनाता है, मतलब दोनों चीजें होती हैं, तो निश्चित तौर पे मतलब जिस जज ने सजा सुनाई है उसके ऊपर कुछ टिप्पणी हो या ना हो, लेकिन हाई कोर्ट के निर्णय के ऊपर जो है सख्त टिप्पणी निश्चित तौर पे आनी चाहिए, क्योंकि लोअर कोर्ट की टिप्पणियां जो है कुछ मायने नहीं रखती हैं, लेकिन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां जो है वो न्यायपालिका के ऊपर काफी मायने रखती हैं। तो जिस तरीके से हाई कोर्ट की टिप्पणी है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की क्या टिप्पणी आती है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा देखने वाला उस फैसले में। क्योंकि राहुल गांधी जो अब गए हैं, अब वो लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं गए, वो हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ गए, जो हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। जाहिर सी बात है कि हाई कोर्ट के फैसले में जो बात कही गई है कि उन्होंने वीर सावरकर पर टिप्पणी की और उनके ऊपर 10 मुकदमे हैं, तो इन सारी चीजों को भी सुप्रीम कोर्ट जो है उसमें क्वेश्चन करेगा। तो जब ये क्वेश्चन किया जाएगा तो इसमें भी टिप्पणी मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की निश्चित तौर पर आएगी। अब वो समय बताएगा कि क्या टिप्पणी आती है, क्या टिप्पणी नहीं आती है और किस तरीके से इस देश की राजनीति चलती है। बहरहाल राजीव जी, राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है तो, राहुल गांधी के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी स्वयं मार ली है, या कहिए कि पूर्णेश मोदी साहब के जरिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारवा दी। जो भी हुआ हो, बहरहाल इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, जो भी दोषी हो,
कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, या ये कहिए कि जिस गाल पे बैठे हैं उसी को कुल्हाड़ी चला दी है। तो सब मिलाकर के इसमें नुकसान राहुल गांधी का कुछ नहीं होना है, नुकसान इसमें भारतीय जनता पार्टी का ही होना है। अगर मान लीजिए फैसला राहुल गांधी के खिलाफ भी आ जाता है, मैं कहता हूँ 1% मान के चला जाए कि राहुल गांधी के खिलाफ आता है, तब देश क्या चर्चा करेगा? यानी सुप्रीम अदालत से किस बात पे मोहर लगेगी, ये देखने वाली बात होगी। राहुल गांधी ने किनको चोर कहा, इस पे मोहर लगेगी। इसका मतलब कि वो चोर नहीं है राहुल गांधी ने जिनको चोर कहा, यानी नीरव मोदी और विजय माल्या और मेहुल चोकसी, कौन कौन जो जिनके उन्होंने नाम लिए, जो लोग यहाँ से इस देश का पैसा लेकर के गए, वो इसका मतलब फिर चोर नहीं कहे जाएंगे फिर, और किसी भी चोर को चोर कहना फिर अपराध हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें होंगी। बहरहाल जो भी है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर राजीव जी अदालती फैसले हैं और अदालत की अपनी प्रक्रिया है, उसमें हम लोगों की कोई दखल नहीं हो सकता है। अदालत जो भी फैसला देगी उसको, उसमें बाद में उसमें बहस और चर्चा हो सकती है, लेकिन उससे पहले जो है उस पर कोई चर्चा जो है वो मेरे ख्याल से ठीक ठाक नहीं है। अदालत अपना फैसला जो करना है उसको करेगी, लेकिन निगाहें जो है सुप्रीम कोर्ट पे निश्चित तौर पर राजीव जी लगी हुई हैं। अब जो स्मृति ईरानी जी आ जाती हैं या कोई भी आ जाती है, तो उनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्मृति ईरानी को तो बैठाया इसलिए गया है कि जाओ बार बार बोल करके आओ, तो उनको बोल करके आना है। मणिपुर पे नहीं बोल सकती हैं, लेकिन आ जाती है, पहलवानों पे नहीं बोलती हैं कुछ भी, लेकिन राहुल गांधी बोलने के लिए आ जाती हैं। तो उनको जो जिम्मेदारी सौंपी गई वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन अच्छे से कर रही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी में ऐसी ही जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं, तो उसका पालन कर रही है कुल मिलाकर के। तो अब देखना होगा राजीव जी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ती हैं। बहर कुल मिलाकर के फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट में निगाहें सबकी हैं, पूरी दुनिया की निगाहें। जी, एक नज़ीर बन सकता है अगर ये फैसला, और जैसे भी हो एक दबाव में, एक प्रेशर में सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं दिखाई तो देगा ही। एक और अपने आप में दुनिया की निगाहें चूंकि टिकी हुई हैं राहुल गांधी के इस मसले पे, और जिस पर सज़ा हुई है राहुल गांधी को 2 साल की मैक्सिमम सज़ा। किसी से भी पूछ लीजिए, आंख बंद करके बोलेगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा है। और किसी कानून के जानकार और ऐसे लोगों से पूछिए, एक इंटरव्यू प्रशांत टंडन जी ने लिया था और जज साहिबा का, गुजरात की जज साहिबा का, और उस केस को उन्होंने हैंडल किया था जो केस नरोदा पाटिया से रिलेटेड था। तो वो सब उनका भी यही कहना था कि क्या कितनी सज़ा हो सकती है, क्या दे सकते हैं। तो ऐसे बहुत भी ऑफ द रिकॉर्ड या कैमरे के बाहर कई जज कहते हैं कि नहीं ये बहुत है, ये मैक्सिमम है। इसलिए निगाहें टिकी हुई हैं सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। नज़ीर बनने वाला ये फैसला होगा, लेकिन फैसला जब आएगा तब तो आएगा। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी की अपनी राजनीति, अपनी सियासत, अपना काम, और साथ साथ बीजेपी अपनी दिशा में, और दोनों अपनी अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश में। बीजेपी की तरफ से राहुल गांधी के ऊपर वार करने के लिए कभी रविशंकर प्रसाद आ जाते हैं, तो कभी स्मृति ईरानी आ जाती हैं। स्मृति ईरानी ज़्यादा आती हैं। आना चाहता हूं प्रोफेसर रविकांत जी आपके पास। और एक बात यहाँ कह रहे थे अभी श्रवण गर्ग साहब, पसमंदा मुसलमानों को लेकर के भी और निगाहें टिकी हुई हैं, और इस वक्त बीजेपी के सामने एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि उनका वोट बैंक छिटक रहा है। जो उनके साथ हैं किसी भी हाल में रहेंगे, जैसे कांग्रेस के साथ हैं वैसे ही बीजेपी के साथ हैं। कुछ परमानेंट वोटर्स होते हैं, कुछ फ्लोटिंग वोटर्स होते हैं। जो ये फ्लोटिंग वोटर्स में से, और ये कहा गया इसी चर्चा में कई बार प्रशांत टंडन जी भी कह चुके हैं कि कई लोगों ने ऐसी नैरेटिव सेट की, इस ढंग से बताया कि नहीं 8% मुसलमानों ने वोट दिया तो इतने % मुस्लिम महिलाओं ने वोट दिया, 3 तलाक का जो मामला था वो बहुत आगे तक बढ़ा। ज़रा अब आना चाहता हूँ आपसे, समझना चाहता हूँ कि इस रणनीति पे, जहाँ पसमंदा मुसलमानों को अपने पक्ष में लाओ, जहाँ दलितों को अपने पक्ष में लाओ, जहाँ यादवों को अपने पक्ष में लाओ, ये जब बातें आती हैं तो बात बहुत और भी आएंगी ना। तब तो जो जातिगत जनगणना का मामला वो भी तो आएगा, तब तो बहुत सारे सवाल भी तो पूछे जाएंगे, तब तक तो सामाजिक न्याय की बात भी तो आएगी। तब तो ये भी पूछा जाएगा कि 80 करोड़ 84 करोड़ को आज तक आप जो मुफ्त अनाज बांट रहे हैं, उनको ये मुफ्तखोरी से बाहर कैसे निकालेंगे आप, उनको उनके पैरों पर खड़ा कैसे करेंगे आप, वो कैसे खड़े हों अपने पैरों पर कि उनको ये मुफ्त ना लेना पड़े, आपके किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। ये बहुत सारे सवाल तो आएंगे। क्या ये 8 महीने में, अगले 8 महीने में इन सवालों का जवाब आप देखते हैं सत्तारूढ़ दल के सामने? और ऐसे में विपक्षी पार्टियां जो हैं वो कहां आपको दिखाई देती हैं? देखिए राजीव जी, इस सवाल पर आऊं मैं, उसके पहले थोड़ा राहुल गांधी के उस मसले पर बात करना चाहता हूं। जी बिल्कुल। आप सारे लोग सहमत हैं कि मोदी सरनेम की वजह से राहुल गांधी को सजा हो गई।
मुझे लगता है कि मोदी सरनेम की वजह से नहीं हुई, अडानी सरनेम की वजह से हुई। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में जो बोला कि साहब मोदी साहब के रिश्ते क्या हैं अडानी से, ये बात बाहर आनी चाहिए, पता लगना चाहिए लोगों को। उसके बाद ही वो केस पूरा सक्रिय हुआ और यहां तक का मसला चल रहा है। तो असल सरनेम अडानी का है, मोदी का नहीं है। मामला 2019 का है। अगर मोदी पर होना होता तो इस बीच में ही हो गया होता, और अडानी पर है इसलिए 2 साल की सजा है। इसीलिए हाईकोर्ट तक में रिलीफ नहीं मिला राहुल गांधी को, और सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये हम लोग देखें। लेकिन जहां तक मसला पसमानदा का है, नरेंद्र मोदी ने गेम तो सही खेला था, और उनकी अगर आप पॉलिटिक्स को देखें, खास करके जो जातिगत समीकरण है, नरेंद्र मोदी हर बार यू टर्न लेते हैं। पहले उन्होंने एंटी मुस्लिम भरपूर राजनीति की, लेकिन एक सीमा के बाद वो चीज नहीं चल सकती। पिछले इलेक्शन में केवल 37% वोट उनको मिला। अगर हिंदुओं की ही बात करें तो साहब आधे हिंदुओं ने भी वोट नहीं किया उनको। असल में हिंदू पर पॉलिटिक्स होती नहीं है। इस देश में सारी पॉलिटिक्स जातियों पर निर्भर करती है। लेकिन मसला जो था कि जिस तरह से टॉर्चर किया गया, जो अभी गर्ग साहब कह रहे थे, लिंचिंग किसकी हुई? पसमानदाओं की। उसमें कई अंसारी हैं, कई उसमें और दूसरी जातियों की हैं, उसी में बहुत सारी जातियां, उसमें धोबी भी है, उसमें नाई भी है, उसमें वाल्मीकि भी है, उसमें जुलाहा भी है। ये सारी जातियां उन पसमानदाओं में। वही गरीब तबका है इस देश का। मुसलमानों का तकरीबन 95% वो पसमानदा है, वो इलीट नहीं है, वो अशराफिया नहीं है। वहां पर जो अटैक हुआ इस बीच में पिछले 8-9 साल में, मोदी जी ये चाहते थे कि विपक्ष उभर करके नहीं आए तो ये मजबूरी में हमारी तरफ चला आए, क्योंकि एक सीमा के बाद फिर उस समाज को भी लगता है कि बेहतर है कि हम सत्ता के साथ तालमेल करके चलें। हमारा कोई हित रक्षक नहीं है, हमारी कोई बात करने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश में देखिए कि अल्पसंख्यकों ने जिस पार्टी को पिछले 15 साल तक वोट किया, वो सज्जन बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब से खड़े हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा में वो जिस बात को कह रहे हैं, नफरत मिटाने की बात को, खुल करके वो दलित इशू पर, आदिवासियों के मुद्दों पर, अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर जब वो खड़े हो रहे हैं, तो ये डर निकल गया है कि नहीं साहब हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है। और इस वजह से अब वो चाहे मैत्री यात्रा करें या कोई यात्रा करें, अब मुझे नहीं लगता कि वो पसमानदा मुसलमान भी मोदी जी के साथ, या वो ट्रिपल तलाक वाला इशू, इस सबके चलते वो आएगा। और अगर वो थोड़ा बहुत उम्मीद भी बने तो फिर वो असम के मुख्यमंत्री पर्याप्त हैं, या भक्तगढ़ पूरे पर्याप्त हैं। वो मोदी जी की भी नहीं सुनते। फिर इतना दिमाग में उनको नफरत भर दी गई है, वो बेसिकली बीमार हो चुके हैं। अब उस बीमार मानसिकता का इलाज मोदी जी के पास भी नहीं है, और उस चक्कर में बेचारे वो सत्ता गंवा बैठेंगे। इसलिए पसमानदा हो या दलित हो, मोदी जी ने कभी नहीं, गर्ग साहब कह रहे थे कि साहब वो माफी मांगेंगे क्या? उन्होंने तो हिंदुओं के कत्लेआम पर माफी नहीं मांगी, छोड़ दो, तो पसमानदा मुसलमानों का सवाल है। गुजरात में ऊना कांड हुआ और तमाम दलितों की मूछें काटी गई, पेशाब पिलाई गई, उनकी औरतों के साथ बलात्कार हुए। मोदी जी खामोश रहे। एक बार लखनऊ के अंबेडकर विश्वविद्यालय में आकर के उन्होंने कहा, मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दी। अब इसको कैसा आप स्टेटमेंट कहेंगे? आदिवासी पर सरेआम पेशाब हो रही है, आदिवासियों को कुचला जा रहा है। मोदी जी ने राष्ट्रपति तो बना दिया, आदिवासी क्या बोले वो अब तक? वो कभी बोलते नहीं हैं, वो सिर्फ मन की बात करते हैं। ब्रांडिंग होती है, वो फ्रांस से लेकर के अमेरिका तक हो रही है। लेकिन समय बदल गया है, हवा बदल गई है, और उसमें ये जो नफरत जो घोली गई थी, ये जो डर पैदा किया गया था,
उस नफरत और डर को राहुल गांधी ने अपने 4000 किलोमीटर की यात्रा से उसको बिल्कुल खामोश कर दिया है, उस डर को बेपर्दा कर दिया है। अब लोगों में उस तरह का भय नहीं है, उस तरह की साइकोलॉजी से अब वो लोग बाहर निकल रहे हैं और इसीलिए वो खुल करके बोल भी पा रहे हैं। इस देश के जोड़ने की बात करना, सौहार्द की बात करना, धर्मनिरपेक्षता की बात करना, समाजवाद की बात करना कहां से गुनाह है? आप देखिए, 1 साल पहले जब आप अगर लिख दें कि आप धर्मनिरपेक्ष हैं तो कितने हमले होते थे, आपको डर लगता था, हमको डर लगता था। लेकिन आज वो स्थितियां नहीं है। ये राहुल गांधी का वो प्रयास है कि जिसने इस देश में फिर से मोहब्बत को पैदा किया है। इसीलिए गर्ग साहब कह रहे थे ना कि राहुल गांधी का बाहर रहना बेहद जरूरी। उन्होंने जो इस देश को तोड़ा है, जो बांटा है, जो भय पैदा किया है, अगर हम केवल सामाजिक दृष्टिकोण से ही देख लें तो कम से कम राहुल गांधी राजनीति करते हुए वो जो समाज नीति कर रहे हैं, वो जो समाज में सौहार्द पैदा कर रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। छोड़ दें हम राजनीति को, राहुल गांधी बाहर रहते हैं कि अंदर रहते हैं, वो सत्ता में होते हैं कि नहीं होते हैं, लेकिन इस देश के मर्म को बचाना, इस देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बचाना, इस देश के धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को बचाना, और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र और संविधान में विश्वास को बचाए रखना, ये राहुल गांधी की महत्ता है। और इसीलिए आज राहुल गांधी की लोकप्रियता, उसमें जितना पंख लग रहे हैं, आप देखिए लगातार ट्रेंडिंग में राहुल गांधी। और ऐसे भक्त लोग भी जिनकी आंखें खुल गई हैं इधर, हालांकि बहुत सारे की नहीं खुली हैं, वो अभी भी है कि नहीं 2 साल की तो सजा होनी चाहिए, 2 साल की उनका बस चले तो राहुल गांधी के लिए कौन सी सजा मुकर्रर कर दे। लेकिन बहुत सारे भक्तों की आंखें खुली हैं। टमाटर का जो थोड़ा सा पड़ रहा है जेब पर भारी, और जब बच्चों को नौकरी नहीं मिल रही है तब उनसे जरा पूछिए तो वो कहते बाकी तो मोदी जी ठीक है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। तो बाकी तो जो ठीक है वो राहुल गांधी ठीक कर रहे हैं कि नहीं, ये जो बीमारी थी उससे बाहर निकलिए। तो इसलिए राहुल गांधी का बाहर रहना, राहुल गांधी का वो समाज नीति करना, हम राजनीति की बात ही नहीं कर रहे हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है आज की तारीख में। और इसीलिए हम सारे लोग ये मान रहे हैं कि इस केस से तय होगा कि संविधान और लोकतंत्र की बात करने वाला, सौहार्द की बात करने वाला इस देश में बाहर होगा या अंदर होगा। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और बिल्कुल वही बात गर्ग साहब भी कह रहे थे कि ये तय, और प्रशांत टंडन जी भी पहले कह चुके हैं कि ये तय होगा, ये एक नज़ीर पेश करेगा ये फैसला आने वाले वक्त में कि लोग जो हैं 140 करोड़ जनता अंदर होगी या बाहर होगी। ये बहुत बड़ी बात है। जरा आना चाहता हूँ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, आपसे भी समझना चाहता हूँ कि अब यहाँ से कहाँ आप देखते हैं। एक तरफ तो ठीक है फैसला जो भी, और एक बहुत बड़ा दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी कि फैसला, दबाव क्या होना चाहिए, जो अगर कानून के पक्ष को देखा जाए, और कहा जाता है कि जजेस जो हैं वो कानून के अलावा कुछ नहीं देखते हैं, उनके आंख पे पट्टी जो बंधी होती है वो कानून देखने के लिए ही बंधी होती है कि उसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कानून की किताब पढ़िए, वही देखिए। लेकिन जो कुछ अभी हुआ गुजरात में वो सबने देखा है, उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। अब यहां से आगे क्या कुछ आप देखते हैं? और वैसे में राहुल गांधी की राजनीति पर हम चर्चा कर ही रहे हैं, राहुल गांधी की समाज नीति की चर्चा हम कर ही रहे हैं, राहुल गांधी धान बो रहे हैं उसकी चर्चा कर ही रहे हैं, राहुल गांधी ट्रक में चल रहे हैं और ऐसी ट्रक हिंदुस्तान में अब उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है, ये भी हम देख रहे हैं, और राहुल गांधी अपने यहाँ बुलाकर महिलाओं को खाना खिला रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए राजीव, ये श्रावण का महीना है, ये महादेव का महीना है, और हमारे धर्म में कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है और सुंदर ही सत्य है। तो वास्तविकता में हम लोग जो बात करते हैं जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के 74-76 की, एक बड़ा चलता हुआ नारा था उस जमाने का जिसको शायद हम भूल गए, वो था सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। वास्तविकता में इनडायरेक्टली राहुल गांधी वही रिपीट कर रहे हैं, और वही रिपीट कर रहे हैं जो महादेव का इष्ट है, और महादेव का नारा है सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर जो है वो सत्य है, और भगवान शिव का जो प्रतिरूप है वो सत्य है। तो सत्य के साथ जो है राहुल गांधी खड़े हुए हैं। जो श्रवण जी ने कहा वास्तविकता में कि दूसरे देश के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करना,
जो मोदी जी गए और उन्होंने जाके कहा अमेरिका में कि अब की बार ट्रंप सरकार, वास्तविकता में मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा अपना मानना है, मुझे लगता है कि बाइडेन साहब से शायद उनकी कुछ सेटिंग थी। अगर शायद उन्होंने वहां ये न कहा होता अब की बार ट्रंप सरकार, तो हो सकता है ट्रंप जीत जाते। देखिए, चंद्रयान की सफलता के पीछे भी शायद यही कारण है। और मैं तो ये चाहूंगा जो विश्व कप क्रिकेट के मैच हो उसमें भी अगर देश से बाहर ही दौरे लगा लिए जाएं तो शायद भारत विश्व कप भी जीत सकता है। देखिए, वास्तविकता में जो राहुल गांधी कर रहे हैं आज की तारीख में, ये पुरातन काल से जो सत्य और असत्य के बीच का युद्ध है वो चल रहा है। और वास्तविकता में जैसे हम लोग मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने अगर क्योंकि ये अगर है बहुत बड़ा प्रश्न है, हमारा विश्वास है, हमारा दृढ़ विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भारत की जो मूल भावना है उसको स्थापित करेगा, सत्य को स्थापित करेगा। क्योंकि ये पूरे आदि काल तक आगे आने वाले समय में चंद्रचूड़ साहब याद किए जाएंगे इस निर्णय से। बाकी निर्णय तो लोग भूल जाएंगे, इस निर्णय से याद करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज की तारीख में भारत का पूरा निजाम नहीं, पूरे विश्व का निजाम ये देख रहा है, जनता देख रही है, जर्नलिस्ट देख रहे हैं, प्रेस देख रहा है, सारे राजनीतिक पटल के लोग देख रहे हैं कि ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेगा, ये जो भारत की गांधी और जयप्रकाश नारायण की और विनोबा भावे की और पंडित जवाहरलाल नेहरू की है वो मान्यता चलेगी, या इस देश में दुर्योधन, दुशासन और गोडसे की मान्यता चलेगी। ये निर्णय मुझे लगता है कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट है और चंद्रचूड़ साहब हैं वो भारत की प्रतिष्ठा को कायम रखेंगे और सत्य ही शिव होगा और शिव ही सुंदर होगा। सत्यम शिवम सुंदरम, जी बिल्कुल। और बहुत प्रेशर में, बहुत दबाव में, और दबाव ऐसे ना भी कहें, लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए प्रशांत जी, तो एक ऐसा फैसला जिस पर बहुत जल्दी और बहुत लोअर लेवल पे फैसला आ जाना चाहिए था, लेकिन फैसला चूँकि राहुल गांधी के खिलाफ है, और खिलाफ भी ऐसा है कि राहुल गांधी की सांसद ही चली गई, राहुल गांधी का बंगला चला गया, ना घर के रहे और ना ही संसद में रहे राहुल गांधी। तो ये है, ज़रा अगर दिखा पाएँ वो जो एक प्रशांत टंडन जी ने ही इंटरव्यू लिया था माया कोडनानी वाले मामले में, जो जज साहिबा का इंटरव्यू था, अगर दिखा पाएँ तो ज़रूर मैं अपने बैकएंड पे कहूँगा, ज़रा दिखाइए ज़रा, उसके बाद फिर आता हूँ प्रशांत जी आपके पास। सारे प्रयास राहुल गांधी के अवमानना को लेकर तो आपकी निगाह में ऐसे जजमेंट क्या होना चाहिए? मेरी निगाह में ऐसे जजमेंट अगर प्रूव होते हैं तो मैं तो बोलूंगी कि कोर्ट छूटे तब तक की सजा और दंड। प्रशांत जी, ये इंटरव्यू और ज्योत्सना याज्ञिक जी का इंटरव्यू था, और चूँकि वो ऐसे स्पेशल कोर्ट की जज थी जहां 2002 के बाद बहुत कुछ हुआ और उसमें इन्होंने फैसले सुनाए, और उस पर राहुल गांधी को लेकर के भी आपने पूछा था। जजेस, ये तो चूंकि अभी सामने है इसलिए ये आपके सामने, आप लोगों के सामने रखा, लेकिन ऐसे बहुत सारी बातें और बहुत बयान, बहुत लोगों के वर्जन्स जो हैं वो आ रहे हैं जिसमें वो कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी को ज़रूरत से ज़्यादा सज़ा सुना दी गई है, और यहाँ से फिर राहुल गांधी की दूसरी राजनीति शुरू होती है। लेकिन जो नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान की बात हो, चाहे डरो मत की बात हो, जैसे लोग जो अभी कह रहे थे प्रोफेसर रविकांत जी कि लोग अब बोलने लगे हैं, आज से साल भर पहले की परिस्थिति कुछ और थी और आज की परिस्थिति कुछ और है, और यहाँ से अगर साल भर पहले और साल भर बाद में परिस्थिति कुछ और है तो आज से साल भर बाद भी कुछ और परिस्थिति हम देख रहे हैं। कैसे अब यहाँ से साल भर बाद, यानी साल भर बाद नई सरकार होगी, इस वक्त क्या देखते हैं फिर? जी देखिए, जो आपने जज साहिबा का सुनाया, जज साहिबा का, डॉक्टर ज्योत्सना याज्ञिक अकेली जज हैं जो फैसला उन्होंने किया, माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को जेल भेजा, उम्र कैद दी, धमकियां इनको मिलती रहीं, इस धमकी के बावजूद भी उन्होंने सुनवाई की, फैसला किया। बाकी जो जज आप देखिए कि अभी नरोला गांव का फैसला आया, सबको रिहा कर दिया, सबको बरी कर दिया। ऐसे ही केस था, 1 किलोमीटर के फासले पर था,
1-2 घंटे के अंतराल में दोनों दंगे हुए थे, एक ही तरीके के अक्यूज थे। तो ये जज साहिबा डटी नहीं और उसके बाद भी इनको पूरा इंटरव्यू दर्शकों को सुनना चाहिए। वो कुछ और जज थे जिन्होंने कुछ ऐसे बोल्ड फैसले लिए थे राजीव जी गुजरात में, वो देश छोड़ के चले गए, वो विदेशों में रहते हैं, डर है उनको। कोई आगे की बात मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन गुजरात तो अभी बनाना रिपब्लिक बन चुका है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए। अब मौका है कि गुजरात की जुडिशरी में कोई फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजे, जजेस का, सीनियर वकीलों का, वहां बात करें कि ऐसा क्या दिक्कत है कि सारे फैसले एक तरफ जाते हैं। दूसरी बात कि जो गर्ग साहब ने कहा बहुत महत्वपूर्ण बात है, अगर ये फैसला राहुल गांधी के विरुद्ध आ गया तो आप ये समझिए कि संविधान में आर्टिकल 19(1)(a) का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अभिव्यक्ति की आजादी का संविधान में कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ये बिल्कुल इमरजेंसी में जो जबलपुर केस था, एडीएम जबलपुर, ये वैसा केस है। अब अगर इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सूझबूझ नहीं दिखाई और सुप्रीम कोर्ट ने वही किया जो जस्टिस हेमंत प्रचारक प्रक्षक ने किया, तो इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। बनाना रिपब्लिक बनने में इस देश को देर नहीं लगेगी और मोदी साहब यही चाहते हैं। नरेंद्र मोदी की जो ख्वाहिश है, जो उनका प्लान है, जो ब्लूप्रिंट है और जो उनके अब तक के क्रियाकलापों से दिखता है कि वो एक मैगलोमैनियक यानी आत्ममुग्ध नेता, जिसको विपक्ष नहीं चाहिए, जिसको सवाल नहीं चाहिए। एक महिला पत्रकार ने सवाल पूछ लिया व्हाइट हाउस में तो कितना बवाल मच गया। तो इनको नॉर्थ कोरिया, चीन, रूस ये मॉडल है कि एक ही पार्टी हो, उसी को लोग वोट दें और आप चुन के आ जाएं, और पार्लियामेंट में सिंगोल रखा हो। तो इनको तो ये अगर ये फैसला आ गया तो वो नरेंद्र मोदी जी का जो ब्लूप्रिंट है उसमें मोहर लग जाएगी। विपक्षहीन लोकतंत्र होगा, जैसा नॉर्थ कोरिया में है, चीन में है या रूस में है, और जो विपक्ष होता है उसको मरवा दिया जाता है, केजीबी मरवा देती है। ऐसा स्थिति दिखेगी अगर इस देश में, अगर ये कानून का राज नहीं होगा। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट का पूरे दुनिया की निगाहें हो या ना हो, हमारी आपकी निगाह होनी चाहिए, क्योंकि संविधान बहुत कुर्बानियों से मिला है। और अब तक अगर 9 साल का कार्यकलाप देखें, भारत के संविधान पर ही हमला होता है। क्यों होता है? संविधान बराबरी की बात करता है, संविधान व्यक्ति की गरिमा की बात करता है। ये नहीं चाहिए इनको, सवाल पूछने वाले लोग नहीं चाहिए, गरिमा नहीं चाहिए, राजा और प्रजा का चाहिए कि हमने दे दिया। वो कहते हैं ना ऐसे ठोक ठोक के, मोदी ने ये किया। ये परिपाटी, ये लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। कानून का राज और बाकी चीजें तो बहुत बात की, लोकतांत्रिक संस्कृति नहीं है। और मुझे लगता है, आखिरी बात मैं राजीव जी कह रहा हूं, मुझे लगता है कि मोदी जी यहां से यू टर्न नहीं ले सकते। वो बाकी उनके जो गोदी मीडिया या जो उनके बनाए हुए कुछ बुद्धिजीवी या डरे हुए बुद्धिजीवी जो भी उनको सर्टिफिकेट देते रहें या ना दें, मोदी जी अपने आप को मान चुके हैं। उन्होंने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया अपने मन में कि वो विश्व गुरु हैं। और ये बिल्कुल वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है जो यूरोप में 1930 के दशक में हुई। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश के लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए मील का पत्थर होगा। राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 1930 के दशक की बात याद दिला रहे हैं। तो
लोगों को 1945 भी याद करना चाहिए, और यानी कि 40 के दशक को भी याद करना चाहिए कि उसके बाद क्या कुछ हुआ। तो इसलिए किसी का उत्थान होता है तो उसका पतन भी होता है, अगर किसी का उदय होता है तो उसका अस्त भी होता है। ये प्रकृति का नियम है। सूरज पूरब से उगता है तो पश्चिम में डूबता भी है, ये सबको पता है। और ऐसे ही उदय, और लेकिन यही है कि उदय किस ढंग से हो, तेज़ गर्मी के साथ हो या ठंडक भी रहे तो ज़्यादा अच्छा है। खैर, आना चाहता हूँ गर्ग साहब आपके पास। टर्निंग पॉइंट देश के लिए भी, और हम लोगों को तो नज़र टिकाए रखना ही चाहिए। अभी आप अपने पहले वक्तव्य में बता भी रहे थे, टर्निंग पॉइंट है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सबकी निगाहें टिकी रहेंगी और आज की तारीख में सबसे बड़ा फैसला माना जाएगा, जैसा आपने बताया भी। लेकिन यहाँ से थोड़ा साल भर पहले और अब साल भर आगे की कहानी ज़रा आपसे समझना चाहता हूँ कि कैसे देखते हैं। बीच में जजमेंट है और जितनी जल्दी फैसला आ जाए, जिस भी दिन आएगा वो तो है ही, लेकिन साथ साथ जो राजनीति चल रही है, साथ साथ जो राहुल गांधी की अपनी कवायद, अपनी राजनीति चल रही है, और वैसे में जो मणिपुर में देख रहे हैं हम, मैतेई को हिंदू बना दिया गया और हिंदू बनाम क्रिश्चियन वहाँ चल रहा है, दुनिया देख रही है। हिंदू बनाम मुसलमान 80 और 20 तो किया ही गया है इस देश में, और सामने चुनाव है, इसलिए भी इस पर व्याख्या, इस पर विश्लेषण जरूरी है। कैसे देखते हैं? देखिए, मैं इस देश की राजनीति को एक बहुत ही चर्निंग की प्रोसेस हो गई है ये, और एक नए दौर में प्रवेश कर गई है पूरी की पूरी राजनीति। और न्यायपालिका भी उसी का हिस्सा है। मतलब न्यायपालिका को मैं अलग नहीं देख रहा हूँ। मतलब मैंने जो कहा सुप्रीम कोर्ट का मामला, राजीव जी, मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ कि ये पूरा मामला क्या है। देखिए, 399 लगभग 400 साल ईसा पूर्व सुकरात को केवल एक दिन की ट्रायल के बाद, अगर आप गूगल करके पढ़ें सुकरात के बारे में, और ये हमारे रविकांत जी तो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, पढ़ाते हैं पॉलिटिक्स, क्या आरोप था उनके ऊपर, आप देखिए कि उन पर क्या आरोप था। उनके ऊपर आरोप था कि आप देश के लोगों को सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। सुकरात पर यह आरोप था कि आप, और एक दिन चली उसकी पूरी की पूरी बहस, उनको आप सिखा रहे हैं कि धर्म क्या है, और उनको मौत की सजा दे दी गई। राहुल गांधी के मामले को आप ऐसे देखिए कि ये आदमी क्या मांग कर रहा है। देश में सवाल पूछने की आजादी का मुद्दा उठाया है इसने। ये मोदी का मामला नहीं है, सरनेम का मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये नहीं करना है कि कोई पुर्णेश मोदी है और कोई नरेंद्र मोदी है और कोई कहीं का मोदी है। सुप्रीम कोर्ट को फैसला ये करना है कि इस देश में सवाल पूछने की और सवाल करने की आजादी होगी कि नहीं होगी। आपने एक साल बाद क्या होगा उसका पूछा राजीव जी, उसका जवाब यह है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अगर राहुल गांधी के खिलाफ फैसला देती है और राहुल गांधी के पक्ष में फैसला देती है, तो इस पर दो चीजें कायम हैं। या तो लोग सवाल पूछना बंद कर देंगे, वो जो कहते हैं ना राहुल गांधी पूछता रहूंगा, और या फिर
देश का एक एक आदमी सड़कों पर मोदी भक्तों का कॉलर पकड़ के पूछेगा, बताओ 20,000 करोड़ किसके हैं, बताओ अडानी से रिश्ता क्या है। ये बड़ा गंभीर मामला है। ये गुजरात की अदालतों ने इस देश पर इतना बड़ा उपकार किया है, आप इसको ऐसे देखिए। हम लोग गुजरात की तीनों अदालतों की आलोचना कर रहे हैं, नाराज हैं गुजरात। उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए इस देश में प्रजातंत्र और धर्मनिरपेक्षता का की वकालत करने वालों को, कि वो उन्होंने एक ऐसे मसले को हमेशा के लिए सिद्ध करने का मौका दे दिया इस देश में, जो संविधान की गारंटियां नहीं कर पाई। और वो ये कि हम अपने देश की जनता या देश का गरीब आदमी इस सरकार से सवाल पूछ सकती है कि नहीं, और सवाल पूछने की क्या ये सजा होगी। हमको गुजरात की अदालतों के प्रति कोई मन में द्वेष होना ही नहीं चाहिए। ये जितने जज हैं, सूरत के दोनों और अहमदाबाद के जज, हमको तो उनके चरण धोकर पानी पीना चाहिए, उस पानी को, कि अरे आपने बहुत बढ़िया किया। अगर आप पहले ही दिन राहुल गांधी को छोड़ देते तो होता यह कि मोदी सरनेम को लेकर छोड़ दिया गया। मोदी सरनेम को लेकर कोलार में एक आदमी ने 2019 में कुछ कहा, और उस पर अब तो सवाल यह है कि वो कि देश में आप कुछ कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं हुकूमत के खिलाफ। ये बड़ा जो एक साल में होने वाला है राजीव जी, वो ये होने वाला है कि जो राजनीतिक दल हैं वो सवाल पूछना शुरू करेंगे कि बंद कर देंगे, देश की जनता पूछना बंद कर देगी कि चालू करेगी। ये जो इन्होंने रविकांत जी ने बात कही पसमानदा मुसलमानों को लेकर, मैं उसको बताना चाहता हूं, उदाहरण के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूं, क्योंकि मैं रहा हूं गुजरात में और दंगों के ठीक बाद रहा हूं। 2003 से 2007-8 तक मैं वहीं रहा हूं, अहमदाबाद में रहा हूं। गुजरात के सारे मुसलमान बीजेपी के साथ चले गए थे डर के मारे। ये एक जो अमेरिकी शब्दों में कहें तो जो बुश की तकनीक थी सत्ता में बने रहने की, जी, कि तुम अगर मुझे नहीं जिताओगे तो अल-कायदा तुम पर हमला कर देगा और मुसलमान तुमको मार डालेगा। और इसी तकनीक को ट्रंप ने आगे बढ़ाया। जो तकनीक रिपब्लिकन्स अमेरिका में बढ़ा रहे हैं, वही तकनीक भारतीय जनता पार्टी बढ़ा रही है मोदी के नेतृत्व में। तो ये जो पूरा पसमानदा मुसलमान है, यह देश का जो दलित है, जो ऊना का इन्होंने जिक्र किया, आप पढ़िए ऊना में क्या हुआ था, किस तरह से दलितों को पेड़ों से बांधकर कोड़े मारे गए थे उन पर। आप जान पता कि क्या ये अगर मुसलमान हैं, दलित हैं, मणिपुर के कारण जो ईसाई हैं, आप क्या समझते हैं कि जो ईसाइयों के साथ मणिपुर में हुआ वो केरल के ईसाइयों को चला होगा? वो केरल के सारे ईसाई बीजेपी की झोली में बैठ रहे थे जाकर। वहां के जितने चर्च हैं और पादरी हैं वो बीजेपी से बातें कर रहे थे केरल में। ये जो चल रहा है, ये पूरी राजनीति को मथ रहा है।
17 पार्टियां आई थी पटना में, बेंगलुरु में 24 आ रही हैं। एनडीए जो है वो चिराग पासवान को चिट्ठी लिख रहे हैं बैठक में आने के लिए। जीतन राम मांझी को मिला लिया उन्होंने, कुशवाहा की पार्टी को मिला लिया। वो एक एक पार्टी एक एक तिनका बटोरने में लगे हुए हैं। आप सोचिए कि जो एनडीए 2019 में थी, 2024 आते आते उस एनडीए की क्या हालत हो गई है। ये राजनीति जो परिवर्तित हो रही है ना, जो सवाल है आपका कि आने वाले 1 साल 2 साल जी, ये इस देश की राजनीति की नई दिशा और दशा तय करने वाले साबित होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी को यह तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी है और इतने उसके कई चीजें उसकी बहुत अच्छी हैं, उसके 18 करोड़ के करीब सदस्य हैं, एक बड़े अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेताओं के त्याग की श्रृंखला है, इसमें कई बड़े बड़े स्टालवर्ट्स हैं उस पार्टी ने दिए हैं। बड़ा बलिदान किया है आपातकाल के दिनों में। क्या वो पार्टी केवल नरेंद्र मोदी, हिमंता बिस्वा शर्मा, रविशंकर प्रसाद, स्मृति ईरानी, बस यही लोग चलाने वाले हैं? अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, क्या केवल ये जो 6 लोग 7 लोग जो किसी जमाने में वो जो बरुआ साहब थे, जो इंडिया इज इंदिरा निद्रा इज इंडिया कहते थे, जो पतन के जिम्मेदार हैं कांग्रेस के लिए, ये वही लोग हैं जो मोदी इज इंडिया एंड इंडिया इज मोदी का नारा लगा रहे हैं? तो भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि ये जो पार्टी है, आरएसएस को तय करना है कि ये जो पार्टी है, ये जो 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, 7 लोग हैं, वो इतने बड़ी राष्ट्रीय पार्टी और इतने बड़े संगठन आरएसएस को अंत में कहां ले जाने वाले हैं? एक सवाल देश में पॉलिटी का है, राजनीति के अस्तित्व का है। वो जो तय होना है, वो राहुल गांधी असल में कांग्रेस को नहीं बचा रहे राजीव जी, वो भारतीय जनता पार्टी को बचा रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को प्रजातांत्रिक बना रहे हैं। कांग्रेस तो है ही प्रजातांत्रिक। वो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से कि तुम प्रजातांत्रिक नहीं बनोगी तो यह आदमी और ये जो समूह है ये खत्म कर देगा तुमको भी। और राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की कि अगर तुम मेरे पक्ष में फैसला नहीं करते हो तो तुम देश में लोकतंत्र को खत्म कर दोगे। तो आगे आने वाला जो 1 साल है, 2 साल है, वो राहुल गांधी ने तो सुकरात बनने का तय कर लिया है। देखिए राजीव जी, और जिस आदमी के परिवार में 2-2 शहादतें हुई हैं और उसने देखी, अपनी आंखों के सामने देखी हैं, 84 की भी देखी है और राजीव गांधी की भी देखी है, अपने पिता की भी देखी है। वो मौत से नहीं डरता है। मौत उसके लिए कुछ नहीं है। वो ये डरने वाले तो ये लोग हैं, ये जो जिनके साथ कोई बलिदानों की गाथाएं नहीं है, जिनके पार्टी में नहीं है, जिनके लोगों में नहीं है, वो लोग डरते हैं। तो इसलिए वो लोग डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। और डरे हुए ये हैं कि हुकूमत अगर बदल गई
और कोई नया समूह आ गया सत्ता में, तो ये लोग कहाँ जाएंगे? इतिहास में कहाँ जाएंगे? जिस इतिहास को ये लोग बदल रहे हैं उस इतिहास का क्या होगा? तो आने वाले 2 साल राजीव जी आपके लिए बहुत काम के हैं। आप डिबेट करते रहिए, लोगों को एजुकेट करिए। बड़ा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कोई छोटा काम नहीं है, साहस का काम। ये जो वैकल्पिक मीडिया है उसमें भी आप जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर रहा है। वो वैकल्पिक मीडिया में भी अब ये हो गया है कि 1 आदमी 2 आदमी ऐसे बुला लेते हैं बैलेंस करने के लिए कि तुम्हारी भी जय जय हमारी भी जय जय। हो गया, वो भी हो गया है, हम देख रहे हैं जी। तो इसलिए आप जो कर रहे हैं वो भी बड़ा काम है, और लोग देख रहे हैं आपको जो प्रतिसाद मिल रहा है, आपको जो सुन रहे हैं लोग, आपकी जो बात को समझ रहे हैं, वो बड़ी बात है। तो इसलिए आपके लिए भी बड़ा चैलेंज है, और देश के लिए भी है, राहुल गांधी के लिए भी है, और सब लोगों के लिए आने वाले 1-2 साल बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बहुत महत्वपूर्ण है। 1-2 साल, अगले साल जो, और उसमें भी अभी आने वाला, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट से फैसला राहुल गांधी के केस में ना आ जाता है तब तक तो और भी महत्वपूर्ण। और उस फैसले के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदली हुई आपको दिखाई देंगी। राहुल गांधी के पक्ष में फैसला आता है तब कुछ और परिस्थितियां, जिसमें राहुल गांधी संसद तक फिर से पहुंच सकते हैं। और जैसा अनुमान लगा रहे हैं प्रशांत टंडन जी कि हो सकता है कि ये फैसला इसी सत्र के दौरान आ जाए और राहुल गांधी फिर से सदन में वापस लौटें। ये भी हो सकता है, और हो ये भी सकता है कि देश की 140 करोड़ जनता, जिसके बारे में हर मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुहाई देते हैं अलग अलग मसलों पे, उस जनता के सामने भी इस फैसले से तलवार लटकी हुई नजर आए और पीछे जाकर 1930-1940 के दशक की याद आपको फिर से आए। तो बहुत कुछ हो सकता है।